प्रोफेसर दम साधे पड़ा रहा, उनकी गुफ्तगू गौर से सुन रहा था और वह उन पर साबित करना चाहता था कि उस पर गशी और बेहोशी तारी है। वो जानता था कि ये लोग उसे मुसलसल सोने की दवा खिला रहे हैं और वो चाहता तो कोई ना कोई गड़बड़ जरूर कर सकता था, लेकिन वो तो अपने अगवा करने वालों का मकसद जानना चाहता था। उसे अभी तक ये भी नहीं मालूम हुआ कि अशोक के घर से वो इस खस्ता हाल मकान तक कैसे पहुंचा और कौन उसे उठा लाया। अकराम और कासम की बातों से उसने अंदाजा लगा लिया था कि ये किराए के लोग हैं और ये जिसके लिए काम कर रहे हैं उसे भी नहीं जानते। प्रोफेसर ने सोचा कि आज रात यहां से निकलने की कोई ना कोई सबील हो सकती है, अगरचे ये हकीकत थी कि लागरी के बायस उसमें लड़ने झगड़ने या भागने की सकत नहीं थी। उसे रह रहकर यह ख्याल आ रहा था कि उस पर हमला अशोक के आदमियों ने ही किया होगा, लेकिन क्यों? मगर अपने इस ख्याल की कोई मुंतकी दलील प्रोफेसर के पास ना थी। आखिर अशोक ने मुझे क्यों जख्मी और अगवा कराया, और फिर दूसरा कौन हो सकता है? प्रोफेसर का जहन मुख्तलिफ सिमतों में गर्दिश करने लगा। बहुत देर तक वह अपने किसी ऐसे दुश्मन के बारे में गौर करता रहा जो उसके साथ ऐसा सलूक कर सकता था, लेकिन कोई नाम उसके जहन में नहीं गूंजा। यार, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, अकराम ने तेज आवाज से कहा, और उसकी आवाज ही ने प्रोफेसर के ख्यालात के सिलसिले को मुंतशिर कर दिया। कहीं ऐसा ना हो कि बिजली चली जाए। वो तो जाएगी, कासम ने कहा, मैं मोमबत्ती लेकर आता हूं। बारिश बहुत तेज है और हवा भी चल रही है। आवाज देखो कितनी भयानक आ रही है, अकराम ने पुरतफक्कर अंदाज में कहा। बाहर निकलते ही पल भर में तुम्हारे कपड़े गीले हो जाएंगे। दूसरे कपड़े भी यहाँ नहीं हैं। अब क्या तुम कपड़े तब्दील करने रानछोड़ लाइन जाओगे? नहीं भाई, वहां जाकर आने में 3 घंटे लग जाएंगे, कासम ने कानों को हाथ लगाते हुए कहा। और यूं भी मैं अभी घर जाने के मूड में नहीं हूं। बस फिर दूध गर्म करो और उसे उजाले में ही खुला देते हैं। अगर मुमकिन हो सके तो 3 प्याली चाय भी बना लो। चाय बन जाएगी, अभी चीनी पत्ती बहुत है, कासम ने कहा। और मेरा ख्याल है कि वह आज आएगा जरूर, अकराम ने कहा। और मैं उस ख्याल की वजह दरियाफत नहीं करूंगा, कासम ने उठते हुए कहा। मैं दूध, डबल रोटी और चाय लेकर आता हूं, और इतने में तुम इसे उठाओ। इससे कहना कि रात भर भी तो सोना है। आज तो उसे अपनी नींद में सोना है, और पता नहीं बेचारे को नींद भी आएगी कि नहीं। आएगी क्यों नहीं, अगर नींद ना आने की शिकायत करे तो दवा खिला देंगे। नहीं यार, अब इसे दवा नहीं खिलाएंगे। अच्छा ठीक है, ज्यादा बातें मत बना, चाय जल्दी से लेकर आ ताकि कुछ गर्मी आए, और साली शराब को भी बहुत दिनों से मुंह नहीं लगाया, अकराम ने कहा। क्या चीज याद दिला दी जालिम, कासम ये कहता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। प्रोफेसर का जहन बड़ी तेजी से काम कर रहा था। उसने सोचा ही था कि फरार का कोई मंसूबा बनाए कि अचानक बिजली चली गई। धत तेरे की, और यह अकराम की आवाज थी। क्या तुम जाग रहे हो भाई? उसने प्रोफेसर से कहा। और मुझे शदीद भूख लगी है, खुदा के लिए कुछ खाने के दो, प्रोफेसर ने नहीफ आवाज में कहा। और थोड़े से तवक्कुफ के बाद अकराम बोला, क्या मेरा भाई नहीं आया? कौन सा भाई? और अकराम की आवाज में हैरत थी। प्रोफेसर कमजोर आवाज में बोला, वही भाई जिसने मेरी जायदाद हड़प करने के चक्कर में मुझे यहां लाकर कैद किया है। एक धेला नहीं दूंगा हरामजादे को, अपने भाई को हरामजादा, और वो है ही इसी काबिल। वो मेरा सगा भाई नहीं है। और प्रोफेसर बोल रहा था, मगर वो किसी ऐसी गैबी अमदाद का मुंतजिर जरूर था कि यहां से फरार हो सके। इतने में चारपाई से अकराम के उठने की आवाज आई। कहां जा रहे हो मेरे भाई? ये कहते हुए प्रोफेसर खुद भी चारपाई पर उठकर बैठ गया। तुम अपनी जगह से मत हिलो, अकराम की आवाज अंधेरे में गूंजी। अंधेरा बहुत है, मैं बावर्ची खाने में जाकर तुम्हारे लिए डबल रोटी और मक्खन लाता हूं। जब तक मोमबत्ती ना आ जाए तुम कुछ खा तो लो, और चाय बाद में पी लेना। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोफेसर ने कहा, और अकराम के कदमों की उसकी चाप को सुनने लगा जो बेतदरीज बावर्ची खाने की तरफ बढ़ रही थी। सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते सोना माई किथे टुर गया? सानू नहर वाले पुल ते बुला के, और बावर्ची खाने में बर्तनों के खड़कने के साथ साथ अकराम की बेहिंगम आवाज भी प्रोफेसर के कानों में आ रही थी। उसके बाद जो हुआ वो इतना हैरतनाक और अजीब था कि प्रोफेसर घबरा कर चारपाई से उतर कर खड़ा हो गया। रात के सन्नाटे में बावर्ची खाने के दरवाजे बंद होने की आवाज काफी दहशतनाक थी। और फिर अचानक यूं लगा
गोया किसी ने बावर्ची खाने के दरवाजे की कुंडी बाहर से लगा दी हो, क्योंकि अंदर से अकराम बुरी तरह दरवाजा पीट रहा था और चिल्ला रहा था, अरे कौन है बाबा, दरवाजा खोलो वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। प्रोफेसर की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। अचानक एक नस्वानी आवाज ने लागर और कमजोर प्रोफेसर को हैरत के समुद्र में गर्क कर दिया। प्रोफेसर और राहील, क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? आप कहाँ हैं? और अंधेरे में कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। आप बोले प्रोफेसर, आप बोले। और तारीकी में नस्वानी आवाज की सनसनाहट प्रोफेसर को अपने सीने में धड़कती हुई सुनाई दी। मैं सजानब हूं यहाँ। प्रोफेसर की आवाज कपकपा रही थी। अपना हाथ बढ़ाएं। हाँ हाँ, और आगे। नस्वानी आवाज प्रोफेसर की रहनुमाई कर रही थी। जल्दी करे, वक्त कम है और मैं इधर हूं दरवाजे की तरफ। प्रोफेसर उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा और कमजोरी से उसका जिस्म लर्ज रहा था। उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया हुआ था कि अचानक उसका हाथ एक नस्वानी हाथ से मिस हुआ और फिर उस नस्वानी हाथ ने प्रोफेसर के हाथ को मजबूती से थामा और दरवाजे से बाहर की तरफ जाते हुए होले से कहा कि घबराने की बात नहीं, मेरे साथ साथ चलते रहिए। नस्वानी आवाज प्रोफेसर के लिए अजनबी ना थी, मगर फिलहाल प्रोफेसर इतना नढाल था कि उसने ये सोचने की जहमत भी ना की कि उसे इस अंधेरे मकान से निकालकर ले जाने वाली आखिर है कौन। मेरे साथ साथ चले आइए। प्रोफेसर के कानों में वो नस्वानी आवाज फिर आई। प्रोफेसर ने अपनी कुव्वत को मजतमा करते हुए जवाब दिया, और मुझ में ज्यादा सकत नहीं है। अंधेरे में उसे कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। अचानक घर के अंदर से दरवाजा दरदराने की आवाज आई। बावर्ची खाने से अकराम की आवाज सुनाई दी। वो बुरी तरह चिल्ला रहा था, दरवाजा खोल दे और मैं तुझे जान से मार दूंगा। और उसके बाद फिर अकराम ने दरवाजा दरदराना शुरू कर दिया। नस्वानी आवाज ने प्रोफेसर राहील की हिम्मत बढ़ाई। हौसले से काम ले प्रोफेसर, अगर इस बदबख्त ने दरवाजा तोड़ दिया तो मुश्किल हो जाएगी। मैं फिल वक्त फायर करने के मूड में नहीं हूं, और दूसरा ये कि किराए के आदमियों को मारना बुरी बात है। और ये कहते हुए वो प्रोफेसर को घर से बाहर ले आई। घर से बाहर की खुली फिजा में प्रोफेसर की कुछ जान में जान आई। उसने महसूस किया कि ताज़ा हवा के झोंके से उसकी तवानाई बहाल हो रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर ने कदम बढ़ाते हुए खातून से कहा, बस आप तेज तेज कदम उठाएं और मेरी कार दूसरी गली में खड़ी है, हमें जल्द अज जल्द उस तक पहुंचना है। आपकी आवाज बहुत शनासा है और यह तारफ का वक्त नहीं है। इस काम के लिए उम्र पड़ी है, और वैसे भी आप रोशनी में मुझे देखेंगे तो याद आ जाएगा। आज इस बारिश ने काम बनाया भी है और बिगाड़ा भी। ठीक है खातून, जैसे तुम्हारी मर्जी। प्रोफेसर ने बारिश के पानी को चेहरे से साफ करने की कोशिश करते हुए कहा। बौछार बिल्कुल सामने की थी और पानी मेरी आंखों में जा रहा है। आप मेरे सामने रहें तो बेहतर है। यह मुमकिन नहीं प्रोफेसर, जो भी आएगा वो सामने से ही आएगा। मैं दूर तक देख सकता हूं, प्रोफेसर ने कहा, और मुझे दूर दूर भी कोई नजर नहीं आ रहा। फिर आपके सामने होंगी तो मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मेरा ख्याल है आप तो मेरी मौसन हैं, कोई अपने मौसन को भी भला नुकसान। ये बात नहीं प्रोफेसर, मेरा मकसद यह है कि मैं कोई खतरा मोल लिए बगैर अपने घर तक पहुंच जाऊं। मैं अपने अंदर तवानाई महसूस कर रहा हूं, प्रोफेसर ने फूंकार जैसी सरगोशी में कहा। मालूम नहीं कौन लोग थे जिन्होंने मैं उन्हें जानती हूं। आप जानती हैं? प्रोफेसर ने कहा, हाँ अच्छी तरह जानती हूं। वक्त आने पर आपको सब कुछ बता दूंगी। फिलहाल तो जितनी जल्दी मुमकिन हो हमें यहां से निकल जाना चाहिए। उस खातून ने कार गली में दूसरी कारों के करीब यूं खड़ी की थी जैसे वो उस गली ही के किसी मकीन की हो। कार के करीब पहुंचकर प्रोफेसर को इल्म हुआ कि कार में भी कोई बैठा हुआ है। कपड़े तो हमारे गीले हो गए हैं, प्रोफेसर ने आंखों से पानी साफ करते हुए कार में झांककर कहा। इसकी परवाह ना करें और बैठ जाएं। उस खातून ने पिछली सीट का दरवाजा खोलते हुए कहा, और प्रोफेसर के बैठने के बाद वो खातून भी उसके बराबर ही बैठ गई। एक हाथ से दरवाजा बंद करने के बाद उसने कदरे तेज आवाज में कहा, आंधी और तूफान की तरह चलना है। कार तेज रफ्तारी से चलते हुए जब मेन रोड पर आई तो प्रोफेसर ने इमारतों और दुकानों वगैरह को देखकर अंदाजा लगाने की कोशिश की कि आखिर कार की मंजिल किधर है। उसने ये तो देख ही लिया था कि ड्राइविंग सीट पर भी कोई औरत ही बैठी है। बारिश की वजह से सड़कों पर जगह जगह पानी भरा हुआ था। अगरचे बारिश अब तेज नहीं बरस रही थी, लेकिन यह बात जरूर थी कि बारिश का जोर अभी टूटा नहीं था।
मालूम नहीं बारिश कब तक होगी, प्रोफेसर ने खुद कलामी की। आपने पूछा नहीं कि मैं कौन हूं, खातून ने प्रोफेसर के मौसम के तबसरे को नजरअंदाज करते हुए कहा। मैं पहचान गया हूं तुम्हें, प्रोफेसर ने सर्द लहजे में कहा, और मैं जिससे एक बार मिल लूं, आशा बेगम, उसे कभी नहीं बोलता। मगर इस बात पर हैरान जरूर हूं कि तुम्हें मेरी कैद होने का इल्म पता कैसे चला। बस इत्तेफाक से ही इल्म हो गया। क्या तुम जानती हो कि मुझे किसने अगवा किया था, प्रोफेसर ने सवाल किया। ज्यादा नहीं जानती, वैसे मेरा अंदाजा है कि आपको किसी गैर मुल्की के इशारे पर अगवा किया गया था, और जिन लोगों ने अगवा किया वो तो मकामी बदमाश हैं। वो दोनों जिस मकान में, नहीं वो दोनों नहीं, आशा बेगम ने प्रोफेसर की बात काट कर कहा। उन्हें तो सिर्फ निगरानी पर मुकर्रर किया गया था, और वो दोनों तो रनछोड़ लाइन के मामूली से बदमाश हैं। उनकी गुफ्तगू से मैंने यही अंदाजा लगाया था, और मैं मकान में उस वक्त दाखिल हुई जब घन गर्ज के साथ बारिश शुरू हो चुकी थी। अगर आज बारिश ना होती तो ये कार्रवाई रात 12 बजे के बाद होती। प्रोग्राम यही था, और इस वक्त तो मैं अपने दोस्त के साथ मकान का जायजा लेने आई थी। अल्लाह मियाँ ने बारिश कर दी और मैंने बारिश का फायदा उठा लिया। मेरे ख्याल में अल्लाह को यही मंजूर था। अब क्या तुम मुझे मेरी होटल छोड़ दोगी? नहीं, अब वहां आपके लिए खतरा है, आशा ने नरम लहजे में कहा, और इस शहर में मेरे कई मकान और 2 बंगले हैं। एक में मैं खुद रहती हूं और एक बंगला खाली रहता है। कभी कभी कोई मेहमान ठहर जाता है, और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से मेरे पास खवातीन आती हैं, बसा औकात गैर मुल्की खवातीन भी। गैर मुल्की खवातीन? हाँ, मिस वर्ल्ड वीमन की यहाँ नुमाइंदा, मेरी मतलब है सेक्रेटरी हूँ। तो क्या तुम मुझे इस बंगले में, अगर आप मुनासिब समझें तो मेरे साथ रहें? सिर्फ चंद दिन की तो बात है, आशा बेगम ने कहा, लेकिन मेरे बंगले में आप एक हिस्से तक महदूद रहेंगे, जो हिस्सा सिर्फ आपके लिए होगा, और मैं भी उसमें महज जरूरत नहीं आऊंगी। मैं समझा नहीं कि क्या मैं मुकीद रहूंगा? अरे नहीं, आपको भला मैं कैद रखूंगी, आशा बेगम ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। हालांकि उसके लबों पर उभरने वाली मुस्कुराहट को प्रोफेसर नहीं देख सका, लेकिन उसके लहजे ने उसे यह तासर दिया कि आशा बेगम मुस्कुरा रही है। आजकल आपके कई दुश्मन इस शहर में मौजूद हैं, और वो आपको यहां से बाहर ले जाना चाहते हैं। वो क्यों ले जाना चाहते हैं, इस सवाल का जवाब अभी तक मेरे पास नहीं है। मुमकिन है कि आप जानते हों। मैं नहीं जानता, प्रोफेसर ने सर्द लहजे में कहा, और यूं तो हर इंसान को अपना दुश्मन ही तस्वर करता हूं। मेरा ख्याल है कि उनमें से कोई भी मुझे मौका मिलते ही मार देगा, लेकिन मेरे कुछ दुश्मन मुझे अगवा करके कहीं ले जाएंगे, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुमकिन है कि ये कोई गैर मुल्की मुझे अपने मुल्क में ले जाकर मारना चाहते हों, लेकिन वो मुझे अपने मुल्क में ले जाकर क्यों मारना चाहते हैं? नहीं, वो आपको मारना नहीं चाहते, आशा बेगम की आवाज में गंभीरता थी। फिर क्या करना चाहते हैं? इस सवाल पर तो आप गौर करें, आशा बेगम ने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। क्लिफ्टन जाएंगे हम लोग। ठीक है, मैं जानती हूँ, ड्राइविंग सीट पर बैठी हुई लड़की ने कहा, और ये मेरी दोस्त ज़ाहरा है, आशा बेगम ने प्रोफेसर की तरफ रुख करते हुए कहा, और ये भी मेरे साथ ही रहती है, लेकिन बंगले में उसके लिए भी जो हिस्सा मुकर्रर या मुख्तसिस है, ये उसी में रहती है, और कभी कभी ज़रूरतन अगर मैं इसे तलब करूं तो ये मेरी तरफ आ जाती है। क्या बंगले में सिर्फ आप दोनों? नहीं, बंगले में मेरे एक खास मुलाजमा, 4 मुहाफिज, एक मोर और 4 शिकारी कुत्ते भी रहते हैं। मोर? मेरा मतलब है कि मोर और शिकारी कुत्ते? प्रोफेसर ने हैरानी से पूछा, और उसकी आंखों में किसी अनदेखे अंदेशे की लहर ने करवट ली। इसमें ताज्जुब की क्या बात है प्रोफेसर, आशा बेगम ने कहा, और मोर तो खैर मेरा शौक है, और कुत्ते इसलिए रखे हैं कि अपनी हिफाजत कर सकूं। वो मेरे बुरे वक्त पर काम आते हैं, और मुहाफिज का भी किरदार अदा करते हैं, आने जाने वालों पर नजर रखते हैं, आशा बेगम ने बताया। ये बातें शायद इसलिए तुम मुझे बता रही हो कि मैं भागने की कोशिश ना करूं, प्रोफेसर ने फूंकारने वाले अंदाज में कहा, और इतनी देर में वो खासा खुद को खासा तवाना महसूस कर रहा था। हालांकि उसके पेट खाली था, लेकिन पेट के खाली होने पर वो ना परेशान था, और ना ही उसका असर उसकी तवानाई पर ज्यादा पड़ता था। यूं भी वो 3-4 दिनों का भूखा रहने का आदी था, और शायद तुम ये नहीं जानती कि अगर मैं कहीं से फरार होना चाहूं तो दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती। मैं चाहता तो इस मकान से भी फरार हो सकता था, लेकिन वहां तो मैं ये देखने के लिए रुक गया था कि मुझे किन लोगों ने अगवा किया है। बस यही मेरी गलती थी। इन चंद दिनों में उन्होंने मुझे बदन को मफलूज करने वाली दवाएं खिलाईं। मैं जानती हूं, और फरार होने का अज़्म करने वाले शख्स को कोई नहीं रोक सकता।
आशा बेगम ने धीमी आवाज में कहा, और मैं जो कुछ बता रही थी वो आपके इरादों को मुतज़ल्ज़ल करने के लिए नहीं बल्कि ये समझाने के लिए बता रही थी कि मेरे घर में आपको कोई खतरा नहीं, आप जब तक चाहें बेफिक्री से रहें। प्रोफेसर ने आशा बेगम के लहजे से अंदाजा लगा लिया कि जो उसकी जुबान पर है वो दिल में नहीं, उसके इरादे क्या हैं, और उसका अंदाजा तो बहरहाल प्रोफेसर को नहीं हो रहा था। लेकिन खतरे की बू उसने सूंघ ली, और उस घर में उस वक्त तक तो रहना ही है जब तक पूरी तरह तवानाई बहाल ना हो जाए और उन लोगों को पता ना चल जाए जिन्होंने उसे अगवा किया था। क्या वाकई मैं तुम्हारे बंगले में महफूज रह सकूंगा? प्रोफेसर ने आशा बेगम से पूछा। और मेरे बंगले में चिड़िया भी पर नहीं मार सकती प्रोफेसर, आप वहां हर तरह महफूज रहेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आदमी सोचता कुछ और बोलता कुछ और है, प्रोफेसर ने कहा, और सिर्फ लहजे की मदद से जहन में पोशीदा बात तक रसाई बहुत मुश्किल काम है। यही वजह है कि हर शख्स ये फन नहीं जानता। आप ठीक कह रहे हैं प्रोफेसर, लेकिन ये फन मुझे आता है, आशा बेगम ने पुरख्याल अंदाज में कहा, और फिर ज़हरा से मुखातब हुई। क्लफ्टन के पुल पर गाड़ी आहिस्ता चलाना। मैं खुद यही सोच रही थी, और ज़हरा ने ब्रेक पर पांव रखते हुए कहा, गाड़ी तुम अच्छी चला लेती हो, और इसका अंदाजा मुझे आज हुआ। आशा बेगम ने कदरे तेज आवाज में कहा, और सड़कों पर जमा हुए पानी और आसमान से बरसती हुई बूंदों की मौजूदगी में इतनी तेज रफ्तारी दिखाना वाकई मुश्किल काम है। मैं हर मुश्किल काम आसानी से कर लेती हूँ, ज़हरा ने कहा। वो समझ गई थी कि अब आशा बेगम प्रोफेसर से बात करने के मूड में नहीं हैं, और मेरी इस सलाहियत का शायद उन्हें अंदाजा होता भी तो कैसे, कभी हम पर मुश्किल वक्त पड़ा भी नहीं। अब पड़ जाएगा, प्रोफेसर ने ज़ेर लब कहा। आशा बेगम प्रोफेसर के बिल्कुल करीब बैठी थी, लेकिन उसकी समाज से भी प्रोफेसर की आवाज नहीं टकराई। मुझे यूं लगा जैसे आपने कुछ कहा हो। आशा बेगम ने प्रोफेसर की तरफ झुकते हुए कहा, क्या कहा था आपने? मैं कह रहा था कि हर जानदार में मौजूद ख्वाबीदा सलाहियतें मुश्किल वक्त ही में बेदार होती हैं, और मुश्किल वक्त से कबल किसी को अंदाजा नहीं होता कि वो क्या कुछ कर सकता है। कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है प्रोफेसर? ज़हरा ने दाएं तरफ गाड़ी मोड़ते हुए कहा, कई बार हुआ, और प्रोफेसर की आवाज भी ज़हरा ही की तरह तेज थी। एक बार मैं इतना तेज दौड़ा था कि मुझे खुद भी बहुत हैरत हुई। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं कभी इतना तेज भी दौड़ सकता हूं। मेरा ख्याल है कि अब भी वक्त पड़ेगा तो आप इतना ही तेज दौड़ लेंगे। ये क्या शुरू कर दिया ज़हरा तुमने? सामने देखकर गाड़ी चलाओ। मेरा ख्याल है कि हम मंजिल के करीब पहुंच गए हैं, प्रोफेसर ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा। हाँ, मेरा बंगला बस अब आने ही वाला है। आशा बेगम के इस जवाब के बाद कार में खामोशी छा गई। बंगले में दाखिल होते वक्त भी किसी ने कुछ नहीं कहा। आए प्रोफेसर, आशा बेगम ने कार से उतरते हुए कहा। तुम भी उतरो ज़हरा, और मैं खुद गाड़ी गैराज में बंद करके आती हूँ। तुम प्रोफेसर को उस तरफ ले जाओ जहां मेहमानों को ठहराया जाता है। प्रोफेसर के कपड़े गीले हैं और इनके लिए दूसरे कपड़ों का बंदोबस्त भी कर देना। मैं अभी आती हूं और फिर साथ बैठकर खाना खाएंगे। प्रोफेसर कार से उतरने के बाद ज़हरा के साथ बंगले के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ गया, और उसने आशा की बेगम की तरफ देखा भी नहीं। प्रोफेसर मार्टन कमरे में किसी गुसीले शेर की तरह टहल रहा था। आलिया कमाल के चेहरे के तासरात भी मुख्तलिफ न थे। अशोक मेहता की टेलीफोन पर बात सुनते ही मार्टन की पेशानी पर सिलवटें पड़ गई थी। उसने अशोक मेहता से फौरन आने के लिए कहा था, और इस वक्त वो दोनों अशोक ही का इंतजार कर रहे थे। मार्टन के तेवर तो ऐसे ही थे जैसे अशोक के कमरे में दाखिल होते ही वो उसे खा जाएगा। बाहर बारिश का दौर खत्म हो गया था, लेकिन हल्की हल्की बूंदाबांदी हनूज जारी थी। 20 मिनट हो गए और वह अभी तक नहीं पहुंचा। प्रोफेसर मार्टन ने गुर्रा कर कहा, और मुझे पता नहीं था कि ये इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करेगा। मैं इन दोनों के लिए मैदान साफ कर दिया था, और हमारी स्कीम तो यही थी कि पहले रमजान उसका मकान में दाखिल होगा और 15 मिनट बाद अशोक मेहता। तुमने भी कोई ज्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया, मार्टन ने कहा, और उसका लहजा तलख हो गया था। अपना काम करने के बाद थोड़ी देर तो रुकती, इतनी जल्दी वापसी की क्या जरूरत थी? बकौले तुमने वक्त से 10 मिनट पहले ही अपना काम कर दिया था। ये तो इत्तेफाक है, आलिया कमाल ने कहा, और मुझे ये अंदाजा ही नहीं था कि वो दोनों इतने बोधे साबित होंगे। दूसरा ये कि बारिश भी तेज थी, और बारिश से बचने के लिए ही वो दोनों एक जगह खड़े हुए थे। बस फिर मैंने दोनों को एक साथ ही जा लिया, और इस तरह उन्हें बेहोश करने में मुझे ज्यादा देर नहीं लगी। उनकी बेहोशी के बाद मैं उनके करीब जाकर खड़ी हुई। क्या यह मुनासिब था कि तुम उनके करीब ही खड़ी रहती?
वहां करीब में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां मैं बारिश से बचकर खड़ी होती, और बारिश में खड़े भीगते रहना मसलत के खिलाफ होता। तुम्हारे पास तो हर बात का जवाब होता है, लेकिन ये भी तो सोचो कि सारा किया धरा चौपट हो गया। बहरहाल उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूं, आलिया ने कहा। और अशोक मेहता और उसके आदमी, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं कि जो कुछ करना है वो हमें खुद करना है। अशोक मेहता के साथ तो एक मजबूरी है, दरअसल पूरा काम मैं खुद करना चाहता हूं, और मुझे लगता है कि आइंदा अब मैं दूसरों पर भरोसा ना करूं। तो क्या तुम खुलकर, इस तरह नहीं जैसे तुम समझ रहे हो, मार्टिन ने उसकी बात काट कर कहा, और कुछ काम के लोगों का इंतखाब मुझे खुद करना पड़ेगा। अशोक मेहता ने जिन अफराद का इंतजाम किया था वो सब के सब उसी की तरह नाकारा साबित हुए। तुम्हारे ख्याल में यह हरकत किसकी हो सकती है? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, ज्यादा तफसील का इल्म भी तो अभी हमें नहीं, मार्टिन ने कहा। और अशोक आ जाए तो फिर? दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने मार्टिन को आगे कुछ कहने से रोक दिया था। और तुम जो जाकर खोलो दरवाजा, मेरा ख्याल है कि अशोक ही होगा। थोड़ी देर बाद ही अशोक मेहता आलिया के साथ कमरे में दाखिल हुआ। बैठ जाएं, खड़े क्यों हैं? मार्टिन ने कहा, और उसके लहजे में अचानक की नरमी आ गई थी। आप भी तो बैठे, आलिया कमाल ने कहा, और वह दूसरों के सामने मार्टिन को एहतराम से मुखातब करती थी। अफसोसनाक खबर सुनने के बाद बैठने को दिल कहां चाह रहा है। जो नहीं होना चाहिए था वो तो बहरहाल हो ही गया। आलिया ने एक सिंगल सोफे पर बैठते हुए कहा, और ये सब कुछ कैसे हुआ इसका इल्म ना तो आपको है और ना मुझे खुद भी ज्यादा इल्म नहीं। बहरहाल जो कुछ रमजान ने कहा उससे तो यही पता चलता है कि रमजान उस घर में वक्त से कोई 20 मिनट ताखीर से दाखिल हुआ। उन 20 मिनटों में वो कुछ हो गया जो नहीं होना चाहिए था। वो 20 मिनट ताखीर से क्यों दाखिल हुआ? आलिया कमाल ने पूछा। 20 मिनट बाद ही उसे होश आया था, अशोक मेहता ने दबी दबी आवाज में कहा। उसका कहना है कि जब वो घर के करीब पहुंचा तो किसी ने उस पर पीछे से वार कर दिया, और फिर उसे वार करने वाले को मुड़कर देखने का भी मौका नहीं मिला। जब वो बेहोश हुआ तो वार करने वाले ने उस मकान के सामने बने हुए छप्पर के नीचे उसे डाल दिया। अगर वो उसे बारिश में ही छोड़ देता तो मुमकिन है कि वो 20 मिनट से पहले ही होश में आ जाता। होश में आने के बाद सबसे पहले उसकी नजर बैरूनी दरवाजे पर पड़ी जो खुला हुआ था। मकान के अंदर भी तो वो 2 बदमाश थे प्रोफेसर की निगरानी पर, और वो कहां गए थे? क्या इस तरह निगरानी होती है? मार्टिन ने कदरे तलख लहजे में कहा। मालूम नहीं कि आपके आदमी किस तरह के हैं। वो दोनों मकान में ही थे, अशोक मेहता ने खज्जल होकर कहा, और उनमें से एक मोमबत्ती खरीदने बाहर गया था और दूसरा बावर्ची खाने में चाय बना रहा था। क्या उन दोनों को इसी काम पर लगाया गया था तुमने? प्रोफेसर ने तंजन कहा। और उसका मतलब तो यह हुआ कि प्रोफेसर राहील की निगरानी में जी भर के लिए तो यही से काम लिया गया। प्रोफेसर नीम गनूदगी के आलम में था, और वो फिर बहुत कमजोर भी, और ऊपर से हुआ ये कि तेज बारिश हो गई और बिजली भी चली गई। ठीक कह रहे हैं आप, मार्टिन ने लंबी आह भरते हुए कहा। और इसका नतीजा यह निकला कि प्रोफेसर गायब हो गया, और हमारी सबसे बड़ी बदनसीबी यह है कि हम ये भी नहीं जानते कि प्रोफेसर अब किन लोगों की तहवील में है। क्यों नहीं जानते? अशोक मेहता ने कदरे तेज आवाज में कहा। और प्रोफेसर को सिवाय सरकारी आदमियों के और कौन ले जा सकता है? बचगाना बातें ना की जाएं तो बेहतर है। प्रोफेसर ने बुझे हुए सिगार को जलाने की कोशिश करते हुए कहा। सरकारी आदमियों को ले जाना होता तो वह प्रोफेसर को दिन की रोशनी में बहुत आराम से ले जाते, और हमारे दोनों आदमी हवालात में होते। चंद दिनों बाद वो लोग हमारी खोज में लग जाते। खैर, उनका हम तक पहुंचना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन था। वो दोनों बदमाश हम में से किसी को भी नहीं जानते, और रमजान भी उनसे पहले दिन भी अंधेरे में ही मिला था, और अपना नाम भी उसने सही नहीं बताया था। रमजान पर शायद तुम्हें बहुत एतमाद है, प्रोफेसर ने पुरख्याल अंदाज में कहा। और क्या यह नहीं हो सकता कि रमजान सिरे से बेहोश ही ना हुआ हो? यह कैसे मुमकिन है? ये यूं मुमकिन है कि रमजान को खरीदा भी तो जा सकता है, और कोई भी शख्स उसे ज्यादा रकम देकर। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अशोक मेहता ने कहा। और रमजान जैसे लोग पार्टी को धोखा नहीं देते, और फिर हमने उसे वही रकम दी जो उसने तलब की थी। इस मामले में आपका तजर्बा मुझसे ज्यादा नहीं है, प्रोफेसर मार्टिन ने कहा। और क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक बार फिर रमजान से मिल लूं? क्यों नहीं हो सकता, लेकिन आपका सामने आना, मुझे मेकअप करना भी आता है, मार्टिन ने धीमी आवाज में कहा। अब तो खैर रात ज्यादा हो गई है, और कल सुबह 10 बजे मेरी मुलाकात उससे कराएं।
उससे गुफ्तगू करने के बाद मुझे अंदाजा हो जाएगा कि वह किसी मुखालिफ पार्टी से मिल तो नहीं गया। मुझे कोई एतराज नहीं और आप उससे मुलाकात कर लें। अशोक मेहता ने धीमी आवाज में कहा, और मैंने आपके कहने के मुताबिक ही रमजान को यह तासर दिया था कि प्रोफेसर राहील मेरा दोस्त है और उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं, और यह कि जायदाद के चक्कर में कुछ लोग उसे अगवा करना चाहते हैं, जबकि मेरी ख्वाहिश है कि प्रोफेसर की उस वक्त तक हिफाजत की जाए जब तक वह बीमार है। और ये सब कुछ तो मुझे क्यों बता रहे हो? क्या मैं नहीं जानता? मैं सिर्फ याद दिला रहा हूं, अशोक मेहता ने कहा। लेकिन आप रमजान से मिलेंगे किस तरह? आप उससे मेरा तारफ राहील के दोस्ती की हैसियत से कराएंगे और उसके बाद मैं तफसीलात मालूम कर लूंगा। प्रोफेसर मार्टिन ने एक एक लफ्ज जोर देकर कहा, और मेरा ख्याल है कि अगर उसके दिल में चोर हुआ तो वह मुझसे गुफ्तगू करते हुए मोहतात हो जाएगा। बस उसकी ये एहतियात ही उसे ले डूबेगी, और अगर उसने हमारे एतमाद को ठेस पहुंचाई है तो फिर मैं उसे मजबूर कर दूंगा कि वो उन लोगों का नाम उगल दे जिन्होंने उसे गद्दारी करने पर आमादा किया। मेरा ख्याल है कि इसमें वक्त ही ज़ाया होगा। फिर आपके ख्याल में अब हमें क्या करना चाहिए? मार्टिन ने अशोक मेहता की आंखों में झांकते हुए कहा, क्या हम सिर्फ अपनी मेहनत के ज़ाया हो जाने का मातम करें? बस प्रोफेसर के गायब होने पर सरकारी लोगों को भी तशवीश होगी और वो उसे तलाश करने के सिलसिले में शिकारी कुत्तों ही की तरह बू सूंघते फिर रहे होंगे। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन यह भी तो मुमकिन है कि वह बू सूंघते हुए आप तक पहुंच जाएं और आप यूं भी उनकी निगाहों में मुश्तबा हो गए हैं। मार्टिन ने नरम लहजे में कहा, और उससे पहले कि वह बू सूंघते हुए आपके घर तक पहुंचे, उन्हें पता चल जाना चाहिए कि प्रोफेसर कहाँ है, ताकि वह फिर से उसकी तलाश शुरू कर दें। उनकी निगरानी ही के दौरान में हम वो कुछ कर लेंगे जो हमें करना है। प्रोफेसर के साथ आप भी ये मुल्क छोड़ दीजिएगा ताकि। आप ठीक कह रहे हैं, आलिया ने प्रोफेसर मार्टिन की तरफ देखते हुए कहा। मैं कब कह रहा हूं कि प्रोफेसर गलत कह रहे हैं? अशोक मेहता ने कहा, और मेरा ख्याल था कि सरकारी आदमियों की तलाश से हम उनके पीछे लगकर आसानी से फायदा उठा सकते हैं। अब आप फौरन घर जाएं। मुमकिन है कि सरकारी करिंदे आज रात ही आप तक पहुंच जाएं। प्रोफेसर मार्टिन ने पुरख्याल अंदाज में कहा, और इस अमर का तो मुझे ख्याल ही अब आया है। अगर थोड़ी देर पहले आता तो मैं आपको यहां आने के लिए कहता ही नहीं। ये नुक्ता अशोक मेहता के समझ में भी फौरन ही आ गया, हालांकि वह इस हकीकत से भी आगाह था कि सरकारी लोग उसे प्रोफेसर राहील के मामले में गिरफ्तार नहीं करेंगे। अव्वल तो वह खासी मुस्तहकम हसीयत का मालिक है, दूसरा ये कि उसकी हुब्बुल वतनी मुस्लिम थी। यही वजह थी कि वो एक अहम ओहदे पर फाइज भी था। मेरा ख्याल है कि मुझे आपके मशवरे पर अमल करना चाहिए। अशोक मेहता ने सोफे से उठते हुए कहा, और आप 10 बजे सुबह होटल शालीमार पहुंच जाएं। मैं कैबिन नंबर 3 में रमजान के साथ मिलूंगा। होटल शालीमार तो उसी इलाके में है। फिर कहाँ मिलें? सदर के किसी होटल में। शाहीन काफी और ठीक रहेगा और उसमें भी कैबिन है, और मैं दाएं तरफ के आखिरी कैबिन में बैठूंगा। अगर वो खाली नहीं मिला तो फिर आखिरी कैबिन में लोग यूं भी कम बैठते हैं, और उसके अलावा सुबह 10 बजे इतना रश कहाँ होता है? अशोक मेहता ने कहा, क्या आप तनहा आएंगे? हाँ, मैं सलवार सूट में रहूंगा और किसी पठान ही की तरह। पठानों जैसी टोपी भी होगी सर पर। क्यों प्रोफेसर? आलिया इकबाल ने इतनी देर में पहली बार मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। क्या मैं किसी पठान से कम लगता हूं? वाकई लिबास की तब्दीली आपको बिल्कुल पठानों की तरह बना देगी, सुर्खो सफेद। लेकिन प्रोफेसर, पश्तो तो आपको हिंदुस्तान में बेशतर पठानों को पश्तो नहीं आती। प्रोफेसर मार्टिन ने आलिया कमाल की तरफ देखते हुए कहा, और मैं भी भारत से हिजरत करके यहाँ आया हूँ। अशोक मेहता ने मार्टिन की बात पर तवज्जो दिए बगैर ही आलिया कमाल को इशारा किया कि वह जा रहे हैं, और फिर कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। क्या आपका ख्याल है कि रमजान ने गद्दारी की है? अशोक मेहता के जाने के बाद आलिया ने धीमी आवाज में पूछा। रमजान को तो मैंने दूर से कई बार देखा है, और चेहरे से तो वह गद्दारी करने वाला नहीं लगता, लेकिन इंसान का कोई भरोसा नहीं। वह किसी भी वक्त अपनी आदत और फितरत के खिलाफ अमल कर सकता है। प्रोफेसर मार्टिन ने कहा, और मैं उससे गुफ्तगू करूंगा तो मजीद बात साफ हो जाएगी। और यूं भी अब मैं हर काम अपनी निगरानी में कराना चाहता हूं। इन कामों का अशोक मेहता को तजर्बा नहीं, और दूसरे वो फितरतन बुज़दिल है, और किसी वक्त भी उसकी बुज़दिली हमें नुकसान पहुंचा सकती है। तो क्या तुम अशोक मेहता से भी जान छुड़ाने के मूड में हो? नहीं, अभी अशोक के मरने के दिन नहीं, प्रोफेसर मार्टिन ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुम तो जानती हो कि मैं जिनसे जान छुड़ाता हूं वो कम ही जिंदा रहते हैं।
ये तो बात की बात है और तुम हर काम अपनी निगरानी में करोगे। फिलहाल प्रोफेसर राहील, हम जो कुछ कर रहे हैं वो सब प्रोफेसर राहील के सिलसिले में ही कर रहे हैं और अब इस तमाम काम की निगरानी मैं खुद करूंगा। मेरा ख्याल है कि प्रोफेसर राहील ज्यादा दिन तक हमसे पोशीदा नहीं रह सकेगा। ये बात तो तय है कि सरकारी लोग उसे नहीं लेकर गए। दूसरी पार्टी कौन सी हो सकती है और उसके बारे में गौर करना पड़ेगा। एक तरीका यह भी है कि हम किसी तरह सरकारी सरगर्मियों को तेज करा दें, और क्या इसका कोई इम्कान नहीं कि कोई और पार्टी भी हमारी तरह सरगर्म अमल हो। इम्कान हमेशा हर बात का मौजूद रहता है, प्रोफेसर मार्टन ने कहा, और मैंने प्रोफेसर राहील के बारे में बहुत गौर किया है और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अगर उस शख्स में मौजूद सलाहियतों को ज्यादा शोहरत मिल गई तो कई ममालिक उसमें दिलचस्पी लेने लगेंगे और इस तरह बात बिगड़ जाएगी। मैं तो चाहता हूं कि प्रोफेसर सिर्फ और सिर्फ हमारा हो और फिर हम दुनिया के किसी भी मुल्क से उसके मुंह मांगे दाम वसूल कर लेंगे। इस बात के पेश नजर ही मैं तो सोच रही हूं कि अगर किसी मुल्क ने कुछ लोग यहां भेज दिए हों तो, और मेरा ख्याल है कि अभी मामला इस हद तक नहीं पहुंचा और अभी इतनी शोहरत नहीं मिली। यूं ना सोचो, और यहाँ बहुत से ममालिक के सफारत खाने हैं। इन सफारत खानों के रवाबत हैं, मफादात हैं, तालीमी इदारों में उनके लोग हैं, और यही नहीं बल्कि हुकूमत में भी उनके लोग हो सकते हैं। खरीदे हुए या उन ममालिक को बेवकूफ़ी में चाहने वाले ऐसे लोगों के जरिए बात कहीं से कहीं निकल जाती है। दारुल हुकूमत से जो लोग यहाँ प्रोफेसर से मिलने आ रहे थे वो क्यों आ रहे थे, और मतलब यही है कि बात उन तक पहुंची थी। जब बात मरकजी हुकूमत तक पहुंची तो फिर क्या किसी दूसरे मुल्क के सफारत खाने तक नहीं पहुंचेगी। तुम्हारी इस्तदाल दुरुस्त है, लेकिन मेरे ख्याल में ये बातें तुम कबल अद वक्त सोच रही हो। ऐसी बात नहीं, और जिस तरह हम समझते हैं प्रोफेसर के अंदर जो सलाहियतें पोशीदा हैं और जो कभी कभी बेदार होती हैं, उन्हें हम हिमा वक्त बेदार रखने के जतन करेंगे और उन सलाहियतों को मजीद बढ़ाएंगे ताकि प्रोफेसर का सौदा किसी बड़े मुल्क के हाथ कर दें। तो ऐसा कोई दूसरा भी सोच सकता है। अगर फर्ज करो कि तुम्हारी बात दुरुस्त है तो फिर यह कि प्रोफेसर को किसी और पार्टी के लोग या किसी मुल्क के लोग इकट्ठा उठाकर ले गए हैं, और अगर यह बात दुरुस्त है तो फिर हमारा काम तो मुश्किल हो गया। हाँ, ये बात तो है। आलिया ने कहा कि अब ये बताओ कि सोने का क्या इरादा है। क्या तुम्हारा सिर्फ सोने का इरादा है? और मार्टन की आवाज छलक पड़ी। सोने के अलावा भी बहुत से काम होते हैं, वो शरारत से बोला, और आज मैं बहुत थक गई हूँ। थकन दूर करने का इलाज भी होता है। आलिया उसकी बात समझते हुए बोली, और मुझे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। क्या तुम मुझे महज डॉक्टर समझती हो? डॉक्टर भी अपना और मरीज भी। और क्या मैं गलत कह रही हूँ? हरगिज नहीं, और तुम कोई और गलत बात करो। यह कहते हुए मार्टन ने आलिया को अपने नजदीक कर लिया और थोड़ी देर बाद कमरे में जाम और बाम खड़कने लगे। यांग लाई और लन चन को आशा बेगम ने इतला दी थी कि प्रोफेसर राहील उस मकान से गायब है, और उसके बाद उसने शौकत सोलंकी से राब्ता करके उसे प्रोफेसर राहील का हुलिया बताकर कहा था कि इस तरह के एक आदमी को शहर के किसी गुंडे या गुंडों के गिरोह ने फेडरल बी के एरिया के एक मकान से अगवा किया है। उसकी तलाश में लग जाओ। और जब शौकत सोलंकी से फोन पर ही मुख्तलिफ सवालात करने की कोशिश की तो आशा बेगम ने उसे अपने नाज़िमाबाद वाले मकान का पता देकर कहा कि वो अकेला ही आए, और शौकत सोलंकी आशा बेगम के बताए हुए पते पर आधे घंटे बाद ही पहुंच गया था। आशा बेगम ने प्रोफेसर राहील की तस्वीर शौकत सोलंकी के आगे रखते हुए कहा, और ये शख्स यूनिवर्सिटी में तारीख और फलसफा पढ़ाता है। इसका क़याम तीसरे दर्जे के एक होटल में था और वो होटल से गायब हो गया। चौंका उसका यहाँ कोई नहीं है, इसलिए प्रोफेसर के गायब होने की कई दिनों बाद उसके चंद दोस्तों ने पुलिस को इतला दी और पुलिस उसकी तलाश में है। मैं अपने तौर पर भी तलाश कर रही थी, और मेरे एक आदमी का ख्याल है कि प्रोफेसर फेडरल बी एरिया के एक मकान में है और उसकी निगरानी दो मामूली उचक्के अकराम और कासम कर रहे हैं। मैंने सोचा कि पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने से बेहतर यह है कि मैं खुद उन गुंडों से। कासम और अकराम का नाम तो मैंने नहीं सुना। शौकत सोलंकी ने खुद कलामी की, और वो शायद पूरी तवज्जो से आशा बेगम की बात नहीं सुन रहा। जो कुछ मैं कह रही हूं पहले उस पर तवज्जो दो, और गौर से सुनोगे तो बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, बोले। मैंने कासम और अकराम के बारे में जो मालूमात जमा की हैं वो बाद में बताऊंगी, पहले प्रोफेसर के बारे में तुम सुन लो। मैं हिम्मत और गोशु बेगम साहबा, शौकत ने मुअद्दबाना कहा।
मेरे ख्याल में प्रोफेसर के पास माल तो नहीं, लेकिन किसी मामले में वो अहम हो गया है। बहरहाल मैंने इस मकान से प्रोफेसर को निकालने के लिए अपने कुछ आदमी भेजे थे और उन्होंने मुझे बताया है कि प्रोफेसर नहीं है, वहां भी नहीं है, और मेरे आदमियों के पहुंचने से पहले ही किसी ने उसे अगवा कर लिया, और जो आपके आदमी उसकी निगरानी कर रहे थे उन्हें बेदस्तों पा कर दिया गया। आशा बेगम ने कहा, और बहरहाल मुझे 2 दिन के अंदर अंदर प्रोफेसर चाहिए। मेरा ख्याल है कि उस मकान से किसी बड़ी पार्टी ने ही उसे निकाला है। आप जानती हैं होटल से प्रोफेसर को किसने अगवा किया था?